चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सबसे ज्यादा खनकती हुई ध्वनियां और शब्द हमें अपनी मादरी जबान में, अपनी मातृभाषा में सीखने को मिलते हैं। शुरुआती सबक जैसे होते हैं वो कुछ, जैसे उम्र की बढ़त शुरू होते ही हमने अपने बुंदेलखंड में एक शब्द सीखा जिसका पर्याय था, जिसकी ध्वनि थी, जिसका अर्थ था नक्शेबाजी। बताया गया कि टौर में, पंजाबी भाषा का शब्द उधार लेकर कहूं, वही रहता है जिसको कुछ पता हो, जिसके पास शक्ति हो। शक्ति होती है ज्ञान की, हालांकि ज्ञान के साथ विनयता भी आती है। नक्शेबाजी का दौर अब नए पर्यायों के साथ आपके सामने उपलब्ध है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। लल्लन टॉप की एक और पॉलिटिकल मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। शुरुआती फ्रेम में आपको मेरे प्रिय राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ का नक्शा दिखा। इस मास्टर क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, अर्थ, संस्कृति, भाषा, साहित्य और राजनीति के ककहरे को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें 3 विद्वान पत्रकार हमारी मदद करेंगे। कार्यक्रम के उत्तरार्ध में जो मैथ्स यूनिवर्सिटी, जो हमारी होस्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर वेन्यू पार्टनर है हमारे, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं और लल्लन टॉप के कुछ मित्र जुड़े हैं, उनके सवालों को लेने की भी कोशिश करेंगे। इस तरह का सिलसिला हमने शुरू किया था तमिलनाडु में। पहली कक्षा लगी थी चाय की दुकान के बाहर, थर्मोकोल की एक शीट पर। चाय वाले उन भाई साहब को, उन अन्ना को भी मेरा साधुवाद पहुंचे। कक्षाओं का सीखने का, साथ सीखने का ये सिलसिला वहां से निरंतर जारी रहा। हमारी साथी सोनल ने ऐसी ही एक मास्टर क्लास की केरल में, हमारे साथी उदय भटनागर ने ऐसी ही एक क्लास की गुजरात में, हमारे साथी विपिन ने ऐसी ही एक क्लास करने की योजना बनाई है मध्य प्रदेश में, और मैं अपने साथियों के साथ असम, बिहार का सीमांचल का और कोसी का इलाका, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, उनमें इस तरह की कक्षाएं कर चुका हूं, आपकी तरह आपके साथ विद्यार्थी बनकर। आज की मास्टर क्लास के हमारे ये 3 मास्टर, तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुदीप ठाकुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई किताबें भी लिख चुके हैं। हाल फिलहाल इमरजेंसी पर इनकी किताब आई है जो बहुत चर्चित रही है। यहाँ के एक मशहूर आदिवासी नेता हैं, एक दिन के सांसद, उनके इस्तीफे की दिलचस्प कहानी, उनके चलते 4 बार विधानसभा का चुनाव हुआ, उसकी कहानी, उसके बारे में, शाह साहब की कहानी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। दूसरे हमारे मेहमान हैं यशवंत गोहिल साहब, दैनिक भास्कर से जुड़े हुए हैं और डिजिटल संस्करण देखते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे पत्रकार हैं जो दशकों से छत्तीसगढ़ की राजनीति पर, संस्कृति, साहित्य पर नजर रखे हुए हैं और जिनको मैं निजी बातचीत में भी और सार्वजनिक रूप से भी अपनी गाइडिंग लाइट कहता हूं छत्तीसगढ़ के मामलों में, ऐसे आलोक पुतुल जी, जिन्हें मैं निजी बातचीत में कैमरे से इधर भैया मैं कहता हूं, लेकिन यहाँ गुरु जी हैं, मास्टर हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम विस्तार से बातचीत शुरू करें, छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिला बनाने का चस्का क्यों है ये बता दीजिए, क्योंकि नाम तो मैं याद कर नहीं पाया हूं, पता नहीं कितने लोगों को सारे नाम याद होंगे। इतने छोटे छोटे जिले हैं, मैंने कहीं नहीं देखे इतने छोटे छोटे जिले। इतिहास अगर उठा के देखें तो छत्तीसगढ़ में बस्तर जैसा जिला भी हुआ करता था एक जमाने में, जो केरल और दूसरे राज्यों से बड़ा था। कितना बड़ा था? दुनिया के कई देशों से बड़ा था। ये आप देखिए, ये पूरा हिस्सा जो है, यहाँ तक का हिस्सा, ये पूरा यहाँ से नहीं, ये कांकेर से सुकमा तक जो है, कांकेर, कोडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर, इतना बड़ा जिला था। ये पूरा एक अकेला जिला हुआ करता था। एक कलेक्टर होता था, एक कमिश्नर और एक एसपी। कल्पना करिए आप, ये दुनिया के कई देशों से बड़ा था ये नक्शा, और केरल जैसे राज्य जो है, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, उससे भी बड़ा था ये भूगोल की दृष्टि से। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिलों का जो निर्माण है वो तो एक जरूरी प्रक्रिया की तरह है, लेकिन हाँ, जो बात आपने कही कि बहुत छोटे छोटे जिले बना दिए गए, उससे सहमत हूं मैं। अच्छा, दूसरा, मैं नामकरण को लेकर नेताओं को क्या संशय है, क्योंकि 3 शब्दों के नाम की 3 तहसील है, तीनों के नाम, जिला है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, जिले का नाम है, ऐसे कई हैं, सारंगढ़, बिलाईगढ़ है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये इतने आवाज उठी लोगों की कि भाई ये जिला जो है, जिला मुख्यालय हमारे यहाँ होना चाहिए जी। तहसीलों से आवाज उठी, हर एक तहसील को संतुष्ट करने के लिहाज से जिले में उसका नाम जोड़ दिया गया। अच्छा, तो वो जीपीएम हो गया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। इसी तरह से मनेन्द्रगढ़ का हिस्सा जो है वो हो गया। दूसरे जो नाम आपने गिनाया, छुई खदान, गंडई, तो
ये बताइए, आप तीनों ही लोग इस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मैं थोड़ा एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ। ये जो बस्तर का जो जिला था, इसके बगल में ही मलकानगिरी है, यहाँ पे उड़ीसा में, वो कोरापुट जिला उड़ीसा का। तो जब देश आजाद हुआ था तो जो दो सबसे बड़े और सबसे गरीब जिले थे वो बस्तर और कोरापुट थे। कोरापुट भी लगभग इतना ही बड़ा जिला था जो आज 6-7 जिलों में बढ़ चुका है। ये वही गिरधर गमांग जहाँ से जीत के आते थे, कोरापुट गिरधर गमांग, और कोरापुट से ही मलकानगिरी अलग हुआ, और उसके बाद आपका जो कालाहांडी जो जिला है वो सब उसके बाद उसी से अलग होते गए। अच्छा, यशवंत जी ने एक नया तथ्य याद दिलाया, मतलब पुराना ही तथ्य याद दिलाया कि अटल जी की सरकार जो है, जो एक वोट से जो गिरी थी, इसको लेके विद्वानों में कई तरह के वो एक वोट फरवरी में मुख्यमंत्री बने और फिर भी लोकसभा से इस्तीफा ना देने वाले गिरधर गमांग का था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की व्हिप का उल्लंघन करके वोट डालने वाले बारामूला के सांसद सैफुद्दीन सोज का था। अपने समर्थन का ऐलान करने वाली 5 सांसदों वाली मायावती का वोट था। इसको लेके बहुत संशय है, और उसमें अगर एक पे आए तो सैफुद्दीन सोज या गिरधर गमांग, हमने भी इसे पॉलिटिकल किस्सा किया इसलिए याद भी है। मैं आपने जो एक वोट की बात की है तो थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूं, जिसका संदर्भ यहाँ से तो नहीं है। जब प्रिवी पर्स का बिल आया था पार्लियामेंट में, तो ये जब पहली बार नहीं वो 1969 के आसपास आया था, 69 में, तो वो बिल जो है वो एक वोट से गिर गया था। वो वोट राजेंद्र सिंह का वोट था, जो साउथ के फिल्म अभिनेता थे, और वो पार्लियामेंट में पहुंचने में उसको लेट हो गया था क्योंकि उनकी तबीयत उस दिन खराब थी। बताइए, मैंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है वैसे। क्या बात। तो ये ध्यान आया तो जी पर्स। हाँ, ये आप नई उम्र के लोगों को बता दें कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तब देश में एक बड़ा एरिया था जहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत सीधे थी, और कई इलाके थे जहाँ रियासतों का शासन था। तो अंग्रेजों का तो काम हो गया था, जितना उन्हें लूटना था लूट के चले गए थे, और जितना हमारे अंदर हीनता बोध भरना था वो भी भर के चले गए थे। फिर उन्होंने कहा रियासतें चुन लें, हिंदुस्तान साथ जाना है, पाकिस्तान साथ जाना है, या आज़ाद रहना है। तो जब हिंदुस्तान की रियासतों को हिंदुस्तान के संघ में उनका विलय कराया गया, तो ये प्रिवी पर्स की उनको सहूलियत दी गई कि कुछ उनको एक मुश्त रकम भारतीय संघ से मिलती रहेगी, क्योंकि उनके राजस्व और तमाम अधिकार लिए जा रहे थे। फिर इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनती, 1969 में जब वो कांग्रेस के भीतर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही थी, तब सरकार ने ये फैसला लिया था कि प्रीवी पर्स को खत्म किया जाए। वोट से गिरा, फिर उन्होंने बनाया, फिर उसके बाद जब 71 में जब वो आई तो उसके बाद फिर वो बिल पास हुआ। ये इतिहास की बातें हैं, पर जान लेने में कोई हर्ज नहीं है। अभी इतिहास की बातों में फिर से जाएंगे क्योंकि बस्तर के राजा का जिक्र होगा। जिस बस्तर की आज बात कर रहे हैं, तो उस जिन छोटे छोटे जिलों में इसको बांटा गया, आज सुबह ही वहाँ पे मुठभेड़ चल रही है और 4 लोग शहीद, 4 नक्सली मारे जा चुके, मुठभेड़ जारी है। जिस कांकेर में 29 नक्सली मारे गए थे, अभी इस नारायणपुर में महाराष्ट्र की सीमा पे 4 नक्सली मार गिराए हैं सुरक्षा बलों ने। बहुत बढ़िया, और सफलता मिले, इसमें भी विस्तार से बात करेंगे। जब हम असम गए तो हमें वहाँ के विद्वान पत्रकारों ने बताया कि बोडो एरिया कौन सा है, अपर असम, बराक वैली है, हिल एरिया। महाराष्ट्र गए तो बताया विदर्भ क्या है, खानदेश क्या है, कोंकण क्या है, मराठवाड़ा क्या है। छत्तीसगढ़ का इस तरह का कोई विभाजन है क्या, भौगोलिक दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से? उप विभाजन मोटे तौर पर ट्राइबल की जब हम बात करते हैं तो एक हिस्सा बस्तर का है और दूसरा सरगुजा का है। एक ये बस्तर का है जो कि कहाँ से शुरू होता है? कांकेर से, मतलब कांकेर, चरामा, मतलब चरामा ये वो जगह दिख रही होगी आपको, ये पॉइंट है। धमतरी से नीचे, चरामा से ये बस्तर शुरू हो जाता है। अच्छा, बस्तर मतलब आज का हम रायपुर से चलते हैं, धमतरी से चरामा आते हैं, और यहाँ से तो ये बस्तर वो है। बस्तर आपको ध्यान होगा, आप गए भी हो शायद, वो एक छोटा सा गांव है, लेकिन पूरा एरिया बस्तर कहलाता है। उसी तरह जैसे कालाहांडी में कोई कालाहांडी जगह नहीं है, भवानीपटना है। तो एक तो यह हुआ, दूसरा सरगुजा हुआ ट्राइबल। तो यदि आप आदिवासियों के हिसाब से बांटे तो 2 हिस्सा, हालांकि राजनांदगांव में भी ट्राइबल हैं। एक आपने ये हिस्सा कहा और दूसरा सरगुजा का इलाका ये है जी, और रायगढ़ में भी है, लेकिन मोटे तौर पर जो दो सरगुजा, रायगढ़, जशपुर में भी है। हाँ, जशपुर में है। तो ये एक ट्राइबल बेल्ट है, ये ट्राइबल बेल्ट है, और ये 2 ट्राइबल बेल्ट हुआ। ठीक है, एक मोटे तौर पर जब हम ट्राइबल बेल्ट की बात करते हैं तो हम प्रमुखता कौन सी ट्राइब्स की बात कर रहे होते हैं? छत्तीसगढ़ में मूलतः जो है गोंड जो है सबसे बड़ी आबादी है जी। भारत में भी सबसे बड़ी आबादी गोंड आदिवासियों की ही है। और बस्तर में अलग अलग जनजातियां जरूर हैं, मारिया हैं, मुरिया हैं, बैगा आदिवासी हैं,
लेकिन गोंडों की जो है किसी आप चर्चित नेता का नाम बता सकते हैं? हलवा बहुत जैसे मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साहब मुझको लगता है कंवर जनजाति के हैं। कंवर जनजाति तो वो यहाँ बस्तर के इलाके में है या यहाँ पे सरगुजा? इन सरगुजा का जो पूरा इलाका है, सरगुजा संभाग जो हुआ करता था जी। यहाँ हम अगर इसको इस तरीके से देखें, ये मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा जी, ये पूरा हिस्सा जो है ये इसको सरगुजा संभाग, ये सरगुजा संभाग है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा की सीमाओं को छूता है। हाँ, झारखंड तक ही है। रायगढ़ से और जशपुर के इलाके से ये सरगुजा का इलाका है, जो अपर छत्तीसगढ़ है, अपर छत्तीसगढ़, नॉर्थ छत्तीसगढ़। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, टी.एस. सिंहदेव यहीं के नेता है? टी.एस. सिंहदेव सरगुजा के। और दिलीप सिंह जूदेव जशपुर। हाँ, मतलब इसी सरगुजा संभाग। तो एक सरगुजा संभाग हो गया, एक बस्तर संभाग हो गया, और बीच का इलाका जो है वो मैदानी इलाका है। ये राजनांदगांव, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, कवर्धा, महासमुंद, राजनांदगांव, महासमुंद, ये पूरा ये बीच का ये मैदानी इलाका है। किसी समय में कवर्धा राज परिवार का हिस्सा हुआ करता था, खैरागढ़ राज परिवार। नहीं, वैसे तो सारा राज परिवार है। तो जो आजादी के बाद का जो आपने रियासतों का जिक्र किया, तो छत्तीसगढ़ को लेकर के जो एक कहा जाता है कि 36 यहाँ पे छोटी छोटी रियासतें थी, इसलिए छत्तीसगढ़। तो ये ज्यादातर उसमें आदिवासी रियासतें थी। जो आपने जिक्र किया जिनका लाल श्याम शाह का, तो लाल श्याम शाह वैसे तो मानपुर मोहला जो पानाबरस जो है हिस्सा राजनांदगांव जिले में है, अब वो किसी समय वो चांदा चंद्रपुर का हिस्सा था। चांदा चंद्रपुर महाराष्ट्र चंद्रपुर जी, भंडारा, गोंदिया और नागपुर के नीचे वाला चंद्रपुर, 1907 के बगल वाला। 1907 में जब रायपुर को विभाजित करके दुर्ग जिला बना था, तब चांदा चंद्रपुर के जो गोंड राजा थे, उन्होंने 4 रियासतें इंक्लूडिंग अंबागढ़ चौकी, मानपुर मोहला, पानाबरस, औंधी, ये दुर्ग जिले को दे दी। फिर दुर्ग जिले का डिवीजन 1973 में हुआ, तब राजनांदगांव जिला बना। रायपुर के बगल में ये दुर्ग है। जी। तो आपने जो जिक्र किया ना कि बार बार जिले इतने जल्दी कैसे बन रहे हैं, तो जब आजाद हुआ, जो छत्तीसगढ़ बना था, तब 7 जिले थे। अच्छा, उसके बाद बढ़ते चले गए, 16 हुए। भौगोलिक दृष्टि से कैसा है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ झरने, थोड़ा वो बता दीजिए। बीच का जैसे आपने कहा मैदानी इलाका है, उत्तर और दक्षिण दोनों हिस्से में जो है राज्य में पहाड़ हैं। हाँ ना। कौन सी श्रृंखलाएं हैं, ऊपर और नीचे? मैकल की श्रृंखला मिलेगी आपको। मैकल की ऊपर में आपको कहाँ? उत्तर छत्तीसगढ़ में, जो मध्य प्रदेश से लगता हुआ हिस्सा है, जिसमें पचपड़ी वाला एरिया जो पहाड़ का श्रेणी जुड़ती है, वो यहाँ से ही जुड़ती हुई निकलती है। अच्छा, चिल्फी घाटी जो है, जो आप कान्हा किसली जब जाते हैं हम, चिल्फी घाटी, ये कबीरधाम। हाँ, तो ये कान्हा नेशनल पार्क, ये दिख रहा है ना आपको? हाँ। तो ये भोरमदेव वाला, ये चिल्फी दिख रहा है आपको? हाँ जी, दिख रहा है। तो ये एक पहाड़ी, ये है पहाड़ है यहाँ। हाँ। और घाटी है अच्छी खासी। और दूसरा, ये आप जब बस्तर जाते हैं तो केशकाल का आपको पता ही है कि आप गए। हाँ, केशकाल क्रॉस करते तो पहाड़ी का हिस्सा। और दंतेवाड़ा, ये दंतेवाड़ा जो है, जो बैराडीला माइंस जो है पूरा, तो ये पूरे खदान लोहे की, आयरन ओर। अच्छा, तो ये पूरा। और आपको मतलब उस आयरन ओर में भी मतलब इसमें जो है बैराडीला की जो माइंस है, उसमें बॉक्साइट की माइंस नहीं, आयरन ओर की, वो 67% आयरन ओर, जो एशिया के टॉप माइंस में से एक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की दृष्टि से बताएं, कहाँ जो धान का कटोरा कहा जाता है, कहाँ धान होता है, कहाँ इंडस्ट्रीज है, वो थोड़ा सा डिवीजन बता दीजिए। दरअसल धान के कटोरे को लेकर भी एक तरीके का मिथक है कि सबसे ज्यादा धान होता है, इसलिए ऐसा नहीं, क्योंकि धान तो शायद पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। लेकिन ये है कि सैटेलाइट इमेज से जब भी हम छत्तीसगढ़ को देखते हैं, तो ये चारों तरफ से उठा हुआ है और बीच का मैदानी इलाका थोड़ा सा दबा हुआ है, और ये धान यहाँ की प्रमुख फसल है। तो इस कारण इसको धान का कटोरा कहा जाता है कि ये चारों तरफ से उठा। धान यहाँ की प्रमुख राजनीतिक फसल है। नहीं, वैसे नहीं, सिर्फ राजनीतिक नहीं है, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक नहीं है, आर्थिक तो है ही। आप ये देखिए कि जो चुनाव वाले साल जो धान कटवाएगा वही तो उस पे तो एक बहुत जबरदस्त किस्सा भी है। जी बताएं। कि एक बार जो एनसी सक्सेना साहब थे, उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि यहाँ 2 तरह की पॉलिटिक्स होती है। मतलब जो सरकारें हैं वो 2 तरह से काम करती हैं। एक जो है वेलफेयर, मतलब आप, ये सवाल असल में आया था कि भाई आप जो है 2 रुपया किलो चावल दे कैसे देते हैं? तो बोले एक यहाँ पे पॉलिसी बनती है टेबल के ऊपर की और दूसरी टेबल के नीचे की। तो जो टेबल के नीचे से आता है वो टेबल के ऊपर चला जाता है, तो हम 2 रुपये किलो चावल थोड़ा इसको और खोल के बता दें। खुलासा यही करें, ज्यादा बेहतर होगा। तो ये कहा गया था। हाँ।
उन्होंने पूछा कि भाई आप कैसे मैनेज कर पाते हैं। एनसी सक्सेना ने पूछा था यहाँ के किसी ब्यूरोक्रेट से, तो उस ब्यूरोक्रेट ने कहा कि दो बात है कि मतलब जो अब माइनिंग से या इधर उधर से, कहने का आशा यही था उसमें कि हम जो बाकी जगह से जो हम इकट्ठा करते हैं और उसको हम वेलफेयर में लगाते हैं, लेकिन इसके पीछे की बहुत सारी कहानी है। माइनिंग के बारे में अब जानते हैं? बिल्कुल विस्तार नहीं जानते नहीं है जानना चाहेंगे, हमको कुछ नहीं पता गुरुजी। हाँ, इसमें कुछ जोड़ेंगे? नहीं, मैं केवल ये कह रहा था कि धान की प्रजातियां अपने यहाँ बहुत हैं छत्तीसगढ़ में, और डॉक्टर रिछाड़िया ने जो कलेक्शन किया है, जो हमारे यहाँ अभी उपलब्ध है जर्म प्लाज्म, उनकी संख्या 24,000 से ज्यादा है। 24,000 किस्म का? 24,000 किस्में जो है हमारे पास उपलब्ध हैं छत्तीसगढ़ में अकेले। इसमें डॉक्टर पालेश्वर शर्मा ने किताब भी लिखी थी छत्तीसगढ़ के। नहीं तो 10,000 तो स्कीम आप यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अभी आज जाके देख सकते हैं, इस वक्त जो उन्होंने सैंपल रखा नहीं तो कहीं नहीं होंगी दुनिया में। 24 ना मनीला में है, नहीं मनीला में उन्होंने बनाया है ना। 24,000 से ज्यादा किस्में फिलीपींस के उसमें है। लेकिन हम लोग को ये गौरव हासिल है कि हमारे हिस्से भी जो है अलग अलग किस्म के धान है, छोटी धान है। दोस्तों को पाप लगेगा जो इसके बावजूद कभी कभी मेरी थाली में बासमती रख देते हैं। आगे साहब उधर हमारे यहाँ सुंदरता को बासमती से ज्यादा अच्छी किस्में उपलब्ध हैं, प्रोटीन के लिहाज से, आयरन के लिहाज से, पोषण के लिहाज से, स्वाद के लिहाज से, सुगंध के लिहाज से। मैं झोले में भर के ले जाऊंगा बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा किस्में। अच्छा, तो धान उत्पादन मनेंद्रगढ़ कोरिया से लेके नीचे तक होता है? मूल रूप से मैदानी इलाके में, ये जो बीच का इलाका है। बिल्कुल, जांजगीर चांपा। यहाँ ऊपर क्या बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से? सरगुजा का इलाका, रायगढ़ जैसे बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट है। रायगढ़ में इंडस्ट्री जरूर है, लेकिन रायगढ़ के अलावा जो ऊपर का जो पूरा हिस्सा है, सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, भारत सरकार की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि वहां की जो ट्राइबल हैं जी, 72% ट्राइबल जो है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे जो है वो निर्भर हैं। 72% आदिवासी जो है वन संसाधनों के ऊपर, महुआ पे, चार पे, चिरौंजी पे, साल के बीज पे। नहीं बताइए, बीड़ी पत्ता पे। महुआ क्या करते हैं? महुआ कलेक्ट करते हैं, बेचते हैं। बीड़ी पत्ता इकट्ठा करते हैं, तेंदू पत्ता जो होता है उसको इकट्ठा करके बेचते हैं। तेंदू पत्ते से बनती है बीड़ी। महुआ से क्या होता है? महुआ ढेर सारे उसके उपक्रम है। एक तो शराब बनती ही है, शराब के अलावा बहुत सारी चीजें बनती है। देसी शराब बनती है? देसी शराब बनती है, महुआ की देसी शराब बनती है। जी बिल्कुल, जिसकी डोमेस्टिक मार्केट में खपत हो जाती होगी। डोमेस्टिक से ज्यादा अब तो फ्रांस में छत्तीसगढ़ का जो महुआ है, मैंने अभी बीच में देखा कि एक बड़े राइटर हैं, मैं अगर ठीक याद कर पा रहा हूँ शायद अमिताभ कुमार ने एक पोस्ट की थी कि उनको जो है पेरिस के एक होटल में छत्तीसगढ़ के महुए से बनी हुई शराब जो है वहां उपलब्ध कराई गई। यही मौका है रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स कॉलोनी करने का। छत्तीसगढ़ को महुआ ले जाके फ्रांसीसियों को नहीं, सिर्फ वही नहीं, बल्कि ये जो ताड़ी जो आपके बिहार या बाकी जगह ताड़ी जिसको कहा जाता है, तो सल्फी एक का पेड़ होता है बस्तर में जी। तो उसकी जो उसका जो कहना चाहिए कि अब रस ही बोले तो वो उसको बस्तर बियर के नाम से लोग पी रहे हैं उसको। वाह, बाहर भी सप्लाई हो रही है उसकी। कैसा होता है पीने में? मैं शराब नहीं पीता तो बता नहीं। मैं भी नहीं, दुर्भाग्य से मैं भी नहीं पीता। कैमरे पे तो कतई नहीं। मैंने पिया नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे आपने बताया वन उपज में एक आपने बताया तेंदू पत्ता, दूसरा आपने बताया महुआ, तीसरा चार है, चिरौंजी है। चार क्या होता है? चार जो है वो एक फल का बीज है, छोटा फल है, उसी से चिरौंजी बनती है। उसका जो बीज सूख जाता है, चार का बीज जब सूखता है तो चिरौंजी जो हम लोग चीर में, उसके अंदर जो बीज होता है वो चिरौंजी। बिल्कुल, एक बस्तर में यूनिट लगने वाली जंगल में होती है, जंगल के भीतर। जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो सरगुजा में लगने वाली थी, जशपुर के आसपास में, जिस समय टमाटर की बहुत फसल हुआ करती थी। शांत रहे जी। हाँ, तो वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर वहां लग जाती तो शायद छत्तीसगढ़ में टमाटर केचप का जो कारोबार होता वो शायद इंडिया में सबसे ज्यादा होता। लेकिन अपने राजनीतिक टमाटर की खेती बहुत, टमाटर की खेती जशपुर के इलाके में बहुत है। आलू की खेती जो है सरगुजा के इलाके में बहुत है। यहाँ पे टमाटर खूब होता है दोस्तों, यहाँ पे आलू, और आलू जो है वो कानपुर की मंडी तक जो है सरगुजा का आलू जाता है। तब तो अच्छा ही होगा अगर कानपुरिये खा रहे हैं तो। बिल्कुल। अच्छा, तो ये यहाँ की बात। और रायगढ़ में किस तरह की इंडस्ट्री है? रायगढ़ में स्टील इंडस्ट्री, जिंदल अपने आप में वहाँ जिंदल यहाँ पे जाना ही जाता है, और उससे जुड़े जो सहायक उद्योग है, माइंस वगैरह भी इस एरिया में। माइंस सरगुजा में, माइंस पूरी है। हसदेव माइंस जो है वो सरगुजा में ही है।
अरे तो बताइए भाई साहब, इतना मांग जिसकी बड़ी चर्चा है कोल माइंस। बताइए जरा क्या है ये हसदेव अरण्य का मामला, आपने बड़ा सुना है, बताएं साहब विस्तार से, क्या है ये हसदेव अरण्य का हसदेव अरण्य भारत सरकार ने 2009 में कोल इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ने एक सर्वे करवाया जी, और सर्वे करवाने के बाद कहा कि पूरे भारत में हसदेव अरण्य एक ऐसा अछूता जंगल है जहां हमको माइनिंग नहीं करनी चाहिए। पारिस्थितिकीय कारणों से फ्लोरा फोना जो है वो इतना संपन्न है कि वहां हमको एक भी माइंस नहीं करना चाहिए। ये कहाँ पे है सरगुजा में? ये सरगुजा का ये जो हिस्सा है, देखिए ये पूरा हिस्सा जो है सरगुजा से लेके इधर कोरबा तक जो है ये हिस्सा, ये वाला इलाका, ये उदयपुर परसा, यहाँ एक माइंस जो है यहाँ चल रही है, यहाँ पे इसके ठीक बगल में है ना। और नई माइंस जो है इसको शुरू करने पर दबाव है। ये माइंस अलॉटेड थी तो वहां के लोगों ने, मदनपुर वगैरह जो अलॉटेड थी, वहां के लोगों ने जब आंदोलन किया तो इस हिस्से को एलिफेंट कॉरिडोर में जो है डेवलप कर दिया गया। लेमरो एलिफेंट इसी सरकार ने किया, ये जो पिछली सरकार थी भूपेश बघेल की सरकार। अच्छा, और ये हसदेव बांगो जलाशय भी है? हसदेव बांगो जलाशय जो है उसका पूरा कैचमेंट एरिया जो है हसदेव का जंगल है। अच्छा, दंडी जलाशय, हसदेव बांगाशय जलाशय, तो पूरा पानी जो है हसदेव का पूरा पानी जो है वो उसी कैचमेंट से आता है, हसदेव के जंगल से आता है जी। तो उस जंगल को पूरी तरह से सुरक्षित करने का फैसला भारत सरकार ने लिया। बाद में एक पहली माइंस जो है वो अलॉट की गई ये कहते हुए कि ये फ्रिंज इलाका है, किनारे का इलाका है, तो यहां से अपन माइंस शुरू कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आप जब कहते हैं कि ये फ्रिंज इलाका है, किनारे का इलाका है, तो आप ये कहते हुए भूल जाते हैं कि जब ये माइनिंग शुरू हो जाएगी और माइनिंग खत्म होगी तो उसके बाद का जो हिस्सा होगा वो फ्रिंज इलाका हो जाएगा। तो बड़ी चालाकी से परसा ईस्ट केते बासन इस नाम से पहली माइंस दी गई। और बहुत दिलचस्प है कि ये राजस्थान सरकार को अलॉट की गई थी, राजस्थान सरकार ने इसको अडानी समूह को दे दिया है और अडानी समूह में माइनिंग कर रहा है। अच्छा, आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि इसमें पेशा एक्ट का जो पालन नहीं किया गया है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया का पालन नहीं किया गया है, लोगों के फॉरेस्ट राइट्स जो थे वो उसका समाधान नहीं हुआ है, और जो ग्राम सभाएं हैं वो फर्जी ग्राम सभाएं हुई हैं। तो लोग अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 800 दिनों से लोग जो है वहां धरना पे बैठे हुए हैं। इस तरह के जब भी आंदोलन होते हैं आलोक जी, तो दिल्ली में दो तरह के पक्ष प्रमुखता उभरते हैं। एक जो कहता है जल जंगल जमीन आदिवासियों के हक, दूसरा कहता है उनके हक तब सुरक्षित होंगे जब वहां पे बड़े पैमाने पे कमर्शियल एक्टिविटी होंगी। और एक एनजीओ लॉबी है लेफ्ट लिबरल्स की, जिनका काम ही है जहां कहीं भी माइनिंग हो, जहां कहीं भी बड़ी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, तुरंत लाल झंडा लेके पहुंच जाओ। इन दोनों पे बताइए जरा। पहली चीज तो ये कि यहाँ के पूरे मूवमेंट में कहीं कोई लाल झंडा शामिल नहीं है। ग्रामीणों का अपना वो जो है विरोध है, आदिवासी खुद विरोध कर रहे हैं। दूसरा, जब आप विकास की परिभाषा की बात करते हैं तो दिल्ली के किसी पब के लिए अगर जंगल को उजाड़ना हो और उसको अगर आप विकास का नाम देते हो तो ये बहुत घातक विकास है। दिल्ली में चमचमाती हुई बस्तियां जो है वो दिखाई पड़ती हैं, और इसी कोरबा में जहां बड़े पावर प्लांट है जिसको पावर हब कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, कई गांव ऐसे हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है। तो ये पावर हब का ये सच है। तो छत्तीसगढ़ के लोगों का, आदिवासियों का उस विकास से क्या लेना देना? ये इलेक्टोरली कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं ये डिमांड्स? क्या ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन पाता है कि सरकारों को चिंता हो, सिर्फ उस इलाके के लिए मुद्दा बन पाता है या पूरे राज्य के लिए मुद्दा होता है? हसदेव पॉलिटिकल पार्टियां जब विपक्ष में होती हैं तो उनके लिए ये मुद्दा होता है, सत्ता में आते ही ये जो है ये विकास चाहे वो भाजपा हो चाहे वो भाजपा हो वो कांग्रेस हो। इसी ये जो पूरा हिस्सा है, हसदेव में राहुल गांधी ने अपनी रैली की थी 2016 में और कहा कि हम यहाँ के आदिवासियों के साथ हैं। भूपेश बघेल की जब सरकार आई, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, तो कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे राजस्थान के अशोक गहलोत ने यहां आके धरना जैसा दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको ये माइंस चाहिए ही चाहिए हसदेव का। और भूपेश बघेल ने विकास की उसको क्लेम करते हुए जो है माइंस को परमिशन दे दी। जब विपक्ष में थे तो आदिवासी आपके लिए महत्वपूर्ण थे, फिर उसके बाद कोट अनकोट विकास जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। इस बार भी जब राहुल गांधी पद यात्रा पर निकले थे, उनकी अपनी जो न्याय यात्रा निकली थी, वो हसदेव तक आकर हसदेव के एरिया में नहीं जा पाए। नहीं, लेकिन ये सरकार जब आई तो उसने दूसरे माइंस जो है केटे माइंस, परसा केटे माइंस, उसको आने के बाद 3-4 महीने हुए,
उसकी मंजूरी दे दी वहाँ माइनिंग, विष्णुदेव साय सरकार, इस सरकार ने भी। तो इसमें तो वही जो वो कह रहे हैं, जो विपक्ष में है, जो आप सरकार जब जिसकी भी हो, वो होता यह है कि आपको माइनिंग का जो मामला है, ये इसको मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ जी। ये यहाँ बस्तर में, अब हम नीचे आ गए, तो जिस बैलाडीला माइंस की बात हो रही थी जी, तो ये बहुत दिलचस्प मामला है जो दोनों सरकारों का। कहाँ पे है बैलाडीला? बैलाडीला ये दंतेवाड़ा में, आप देखिए, ये यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा और राइट, एक मिनट, ये राइट साइड में एक छिंदगढ़, बरस, गीधम, ये बस इसी के आसपास है। ये बैलाडीला को, ये बचेली, ये दिख रहा है ना जो, ये माइंस वाला इलाका है। अच्छा। तो इसमें हुआ ये था कि 90s में ये बड़ा मामला हुआ था। इसमें 11B एक माइंस थी, मैं बहुत शार्ट में बता रहा हूँ कि 11B माइंस जो 67% आयरन ओर, और इसको NMDC माइन कर रही थी वहां के 14 माइंस में। तो उस समय यह हुआ कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, और उस समय हुआ यह कि बीजेपी की सरकार थी, और उसके बाद दिग्विजय की सरकार आई। ये तीनों सरकारें मतलब आती रही, और केंद्र में नरसिंह राव की सरकार थी। इस दौरान एक 11 करोड़ रुपए में NMDC की इस छत्तीसगढ़, चूंकि मध्य प्रदेश के पास था इसकी लीज, तो उन्होंने लीज ट्रांसफर कर दी थी बैलाडीला मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, जो निप्पन डैनरो, जो आज हम जिस वेदांता को जानते हैं, जो अनिल अग्रवाल की जो कंपनी है, वो उसकी हिस्सेदार थी, निप्पन डैनरो की। और ये सिर्फ 11 करोड़ रुपए में लीज ट्रांसफर कर दी थी उसको देने के लिए। तो वहां एक बड़ा मूवमेंट हुआ। आप जो आंदोलन की बात करते हैं, तो वो छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल मतलब पिछले 3 दशक में एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ हुआ था, और उसके बाद फिर मामला कोर्ट में गया, और फिर वो माइंस रोकनी पड़ी, और NMDC के पास वो माइंस आज भी है। अच्छा, अब चूंकि हम इस एरिया में आ गए, हसदेव के मामले पे एक बात और, हम बार बार जब कहते हैं कि डेवलपमेंट चाहिए, तो डेवलपमेंट की शर्तें क्या होंगी? पूरा जंगल अगर उजड़ता है, हसदेव जैसा जंगल, तो सांस लेना दुभर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का टेम्परेचर बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ में पानी की कमी हो जाएगी, जिसको धान का कटोरा हम कहते हैं। हसदेव बांगो के डैम से जो है ये पूरा बिलासपुर और जांजगीर चांपा, वहां तक सिंचाई और पीने का पानी तक पहुंचता है। अगर वही जंगल नहीं रहा तो पानी कहां रहेगा, सांस कहां रहेगी? तो ये तो तय करना होगा। ऐसी बातें हम औरंगाबाद के इलाके में सुन के आए, जहां पे बियर फैक्ट्री है और आसपास के इलाकों में सूखा पड़ता है, बियर बॉटलिंग फैक्ट्री है। बिल्कुल, हाँ, वहां पे। अच्छा, क्योंकि हम बातचीत करते करते बस्तर में आ गए, तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नक्सलियों के प्रभाव वाला ऐसा इलाका। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ये दावा करते हैं आंकड़ों के आधार पे कि नक्सलियों का असर बहुत कम हुआ है, मुठभेड़ लगातार चल रही है। जरा ये बताइए, नक्सली इलाका कहाँ था, ये कैसे बढ़ा पिछले 3-4 दशक में, और अभी क्या स्थिति? आराम से तीनों लोग तसल्ली से जितना समय लेना हो। क्या है कि नक्सल, मतलब ये खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए, कि नक्सल आंदोलन शुरू कैसे हुआ था। तो ये 1967 में पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी एक जगह है, जहां कुछ लेफ्ट पार्टियां, जो मतलब उस समय, आज जो आप कम्युनिस्ट पार्टी जो जानते हैं, तो 1964 में उसका डिवीजन हुआ था, CPI और CPM, ठीक। उसके बाद हुआ ये कि जो डिवीजन हो जाने के बावजूद कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता, जो उनको लग रहा था कि ये रास्ता सही नहीं है, और जो आज़ादी है उसको लेकर सवाल उन लोग के मन में पहले भी था। तो नक्सलबाड़ी में, चूंकि लैंड रिफॉर्म से जुड़ा ये मामला था, और नक्सलबाड़ी में एक विद्रोह शुरू हुआ, और जमीनों का जो कहना चाहिए कि जो जमींदारों के पास, जो बड़े जमींदारों के पास जो जमीन थी, उसको छीनने के लिए मूवमेंट शुरू हुआ, कुछ लोगों की हत्याएं हुई, और एकदम से वो आंदोलन बहुत बड़ा हो गया। इतना बड़ा हुआ कि उसमें इंटेलेक्चुअल्स थे जो देश भर के, वो सब उससे जुड़ते चले गए। और फिर उसके बाद जो उस समय की कांग्रेस सरकार थी, जो पश्चिम बंगाल की, सिद्धार्थ शंकर रे चीफ मिनिस्टर थे, बहुत ब्रूटल तरीके से उसको कुचला गया, और वो आंदोलन खत्म हो गया। आपको ध्यान होगा, महाश्वेता देवी, उन्होंने 1084वें की माँ एक किताब लिखी है जो इसी मूवमेंट पर है, किस तरह से जवान मारे जा रहे थे। इसके बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था, लेकिन इसका असर थोड़ा बहुत था जो साउथ में था और उड़ीसा में था। तो 1978 के आसपास एक जो बिखरे हुए जो गुट थे, उन लोगों ने एक मीटिंग की नागपुर में, जो इतिहास में है, जो मतलब आप यदि रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। उसमें कोंडापल्ली सीतारामैया नाम के एक नक्सली, मतलब जो लेफ्ट से आए थे, वो उन्होंने एक मीटिंग की, और उसके बाद उन्होंने उस आंदोलन को नए सिरे से फैलाने की कोशिश की। और उसी के आसपास 1980 में एक छोटे छोटे गुट में नक्सली जो है वो आंध्र प्रदेश के रास्ते से, अनडिवाइडेड के रास्ते से बस्तर में घुसे थे।
और वो आ करके पहले उन्होंने विश्वास कायम करने की कोशिश की, क्योंकि तेंदुपत्ता जिसका हमने जिक्र किया, जब आप कह रहे हैं आंध्र के रास्ते से जो अभी मौजूदा तेलंगाना में है जी, यहाँ से घुसे तो बीजापुर, सुकमा, वो इधर आए। और वो आए ऐसे कि उस समय तेंदुपत्ता एक बहुत बड़ा इशू था और लोगों के बीच वो जाने लगे और फिर विश्वास उनका बढ़ता गया। तो इसको सिर्फ तेंदुपत्ता से जोड़ के देखना ठीक नहीं होगा। ये हमारा जो आलोक ने अभी थोड़ी देर पहले जिस डेवलपमेंट मॉडल की बात की, मैं उस पर जा रहा हूं। तो हुआ है कि ट्राइबल बेल्ट में आदिवासियों का जो विकास है जिस तरह से होना चाहिए था, ये एक गरीब पिछड़ा इलाका था, वो हुआ नहीं। और उसके कारण जो यहाँ से जो व्यापार ने उस असंतोष का फायदा उठाया, तो एक विश्वास उनका बनता गया। उनके निशाने पर 2 लोग थे, एक सिक्योरिटी फोर्स और दूसरा सिक्योरिटी मतलब पुलिस वाले, और चूंकि वो राज्य के प्रतीक के तौर पर देखते थे, इंडियन स्टेट के तौर पर, एक फॉरेस्ट वालों को और इनको। अब इसमें बीडी शर्मा साहब का जिक्र करना चाहिए हमको कि ब्रह्मदत्त शर्मा जो बस्तर के कलेक्टर थे और कमिश्नर भी थे 1971 में। तो वो उन्होंने क्या किया कि उस दौरान जब बाहर से, क्योंकि अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था, आप कल्पना कीजिए कि मुरैना मध्य प्रदेश में था और छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का जो कोंटा वो मध्य प्रदेश में था। कितनी बड़ी दूरी है। तो इधर से लोग जो गए थे, जो एम्प्लॉइज वहां काम करने, जो अक्सर नौकरियों में आए थे, उन्होंने महिलाओं का बहुत एक्सप्लॉइट किया था और ट्राइबल्स का। टीचर जाते नहीं थे, डॉक्टर जाते नहीं थे। तो ये सारी परिस्थितियों का फायदा नक्सलियों को हुआ और उन्होंने धीरे धीरे विश्वास बनाया। और उसके बाद फिर जो हिंसक रास्ता, चूंकि उनका वो तो माओ की थ्योरी है उनकी कि सत्ता जो है बैरल ऑफ गन, तो बुलेट और बैलेट की लड़ाई बस्तर में शुरू हुई और स्थितियां तो फिर उसके बाद बिगड़ती चली गई, दोनों बातें। आप बदलती कह रहे हैं, मैं बिगड़ती कहूंगा, क्योंकि कहीं भी अगर ये मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। इंडियन स्टेट की जहां लापरवाही रही वहां इंगित किया जाए, लेकिन कोई अगर स्टेट के खिलाफ बंदूक उठा रहा है, बस तो 1 मिनट मैं रोकूंगा। मैं आलोक और मैं 2013 का इलेक्शन कवर करने गए थे। मैं आपको एक बहुत ऐसी घटना का जिक्र कर रहा हूं जो आपने जो कहा, तो ट्राइबल की बात। हम लोग वहां जा रहे थे, महंत कर्मा के गांव से हम लोग निकल रहे थे। सुबह सुबह की बात है, हमको 2 ट्राइबल मिले और पैर में चप्पल नहीं और बाल में ओस की बूंदे और गले में वोटर आई कार्ड। मैंने पूछा उनसे कि ये क्या है, तो उसने कहा कि किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, तो हमको रातों रात जाके पैदल जाना पड़ा और रास्ते में चूंकि सिक्योरिटी फोर्स वाले हमको रोक लेते और समझते कि हम नक्सली हैं, तो ये वोटर आई कार्ड। ये बस्तर का सच है। ट्रस्ट डेफिसिट सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट सिक्योरिटी एजेंसी, दूसरी तरफ बीच में तो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है बस्तर में रहा है और उसको एड्रेस करने की जरूरत है। देखिए, डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, आप बाकी सारी चीजें बना, लेकिन उसमें हिस्सेदारी कहाँ है ट्राइबल की? आप इंडस्ट्री यदि आप बनाते हैं, तो यदि आप उनको कस्टोडियन की तरह लेते और उनको हिस्सेदारी देते, तो एक बात अलग। सुदीप जी, आप एक उस किस्से का दूसरा भाग आप छुपा गए। कैसे? उस आदिवासी ने पूछा था हमसे, हमने जब पूछा कि ये जो कार्ड टांग के घूम रहे हो कैसा लगता है, तो उसने कहा कि अब अच्छा तो नहीं लगता। जो हमको पूछना चाहिए था उस सिक्योरिटी वाले से कि तुम कौन हो, वो हमसे पूछता है कि तुम कौन हो। ये तो हमारा इलाका है, हमारा घर है, हमारे घर में घुस के पूछता है कि तुम कौन हो। तो आदिवासी के उस असंतोष को समझने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जब भी हम इस इलाके, थोड़ा आप लोग पास भी आ जाएं जी, जब भी हम इस इलाके को देखते हैं तो हमें इस इलाके के दूरस्थ गांव के बारे में अनफॉर्चुनेटली तब पता चलता है जब वहां पे कोई बड़ी मुठभेड़ होती है। जैसे दरबा घाटी, झीरम घाटी, ये दरबा घाटी है यहाँ पे है ना, सुकमा का इलाका, झीरम घाटी का इलाका, बीजापुर में पता चलता है जब कुछ हो जाता है बड़ा कांड। कौन से बड़े यहाँ पे हमले हुए हैं? जैसे एक हुआ था जिसमें अजीत जोगी और 2013 मई 2013 की बाकी लगभग पूरी लीडरशिप वाइप आउट हो गई। वो कहाँ पे था? वो दरभा में ही हुआ था, जगदलपुर के पास। दरभा 40 किलोमीटर है जगदलपुर से, 40 बहुत शहर से लगा ही हुआ इलाका है। ये जगदलपुर है, जगदलपुर में एयरपोर्ट भी है, छोटा एयरपोर्ट भी है, लेकिन उस समय शायद शुरू नहीं हुआ था। आपको वो याद होगा 78 जो पर्सन मारे गए थे 2010 में। जी, उसमें भी आएंगे। पहले आप 2010 वाला कहाँ पे था?
2010 का ये जगरगुंडा के पास था मेरे जगरगुंडा के पास था, तालमेटला के जंगल में। हाँ, तो पहले 10 वाले हमला बताइए, कहाँ हुआ था, क्या हुआ था? ये यही हुआ था। असल में क्या हो रहा है कि अब इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट उस पर हमेशा ये बात होती है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें वो जो उस जगह जाते हैं तो होता है कि बाहर के जो फोर्स हैं उनको वहां के टेरेन के बारे में नहीं पता है, वहां की चीजों को, सीआरपीएफ वगैरह, तो लोकल जो साथ में होते हैं उनके वो जाना होता है। तो उसमें कहीं उनकी वो चूक हुई और जिस तरह जाना चाहिए, हमेशा ये बात आई है जब भी हमला हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कुछ लैप्स हो गए, जो उनको कोऑर्डिनेशन जो एक जिसको वो कहा जाता है कि लोकल फोर्सेस और सेंट्रल कभी क्या होती थी, क्रेडिट की लड़ाई भी चलती थी। ये पुलिस वाले कहते थे कि भाई हम मार रहे हैं, सीआरपीएफ या जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर जिसको कहा जाता है वो उसको फॉलो करने में तो एक बहुत बड़ा कारण था लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अच्छा। उसके बाद में जब धीरे धीरे यह है कि जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं उनको डीआरजी में शामिल किया जाए। तो डीआरजी क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स जो है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये बेसिकली नक्सली होते थे जो पुलिस फोर्स में शामिल हुए, मुख्य धारा में आ गए। तो अब ये होता है कि जब वो उन जंगलों से वाकिफ हैं बहुत अच्छी तरीके से, अगर उनको कहीं पे मूवमेंट करना है तो ये फोर्स पहले सामने जाती है, पीछे से बैकअप के लिए सीआरपीएफ की बीएस जो भी फोर्स होगी वो आपने मुख्य धारा का जिक्र किया, मैं उसको मुख्य धारा इसलिए नहीं मान सकता, या बाकी लोग भी उससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि भाई आपने नक्सली ने आत्मसमर्पण किया, एक तरफ बंदूक छोड़ी, दूसरी तरफ फिर से उसको बंदूक पकड़ा दिया गया। आत्मसमर्पण करने वाले जितने माओवादी हैं उनमें से अधिकांश को जो है दोबारा बंदूक ही पकड़ाया गया है। उनको किसी एजुकेशन सेक्टर में अगर नौकरी मिल गई होती तो शायद वो ज्यादा बेहतर होता। ये डीआरजी में शामिल होना ऐच्छिक होता है या नहीं? ये ऐच्छिक ही होता है, ऐच्छिक ही है, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो गांव नहीं लौट के जा सकते। आत्मसमर्पण करने के बाद माओवादी जो है गांव में उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उनको पता है, तो उनकी मजबूरी है कि वो शहर में रहें। शहर में रहेंगे तो करेंगे क्या? तो गनीमत है कि कम से कम राज्य सरकार ने उनको एक नौकरी दे दी है, लेकिन वो सो कॉल्ड मुख्य धारा कम से कम नहीं है। ये झीरम घाटी के हमले के बारे में बताइए। दरबा 25 मई 2013 25 मई 2013 को जब कांग्रेस कहां पे हुआ था ये हमला? ये बस्तर दरबा में। दरबा और झीरम अलग अलग जगह है। दरबा घाटी झीरम घाटी कहलाती है, दरबा जगह का नाम है, पुलिस थाना वहां पे झीरम घाटी है जहां पे कहां से आ रहे थे ये लोग तो इधर से आ रहे थे, सुकमा से बस्तर, सुकमा की साइड से आ रहे थे, क्योंकि ये तो रास्ते में थे, दंतेवाड़ा सुकमा इस तरह से। हाँ, जिसमें पूरी की पूरी जो कांग्रेस की एक टॉप लीडरशिप थी स्टेट की, इसकी जिसमें सबसे अहम नाम थे नंद कुमार पटेल जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। परिवर्तन यात्रा उन्होंने इस कदर निकाली थी कि एक चर्चा जरूर होने लग गई थी कि अब सत्ता परिवर्तन होने वाली है। ये 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले की बात है, सरकार के 10 साल पूरे हो गए। महेंद्र कर्मा खुद उसमें शामिल थे, बस्तर टाइगर। उसमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा ये भी आता है कि जब नक्सली आए और महेंद्र कर्मा उतरे तो महेंद्र कर्मा ने कह दिया था कि भाई तुम्हारा टारगेट मैं हूँ। वो हमेशा से उनकी हिट लिस्ट में हमला किया था। तो क्यों थे महेंद्र कर्मा नक्सलियों की हिट लिस्ट पे? ये शुरू से इनके यहाँ चलते रहा है। वहां पे सलवा जुलूम का जो पूरा मूवमेंट है, क्या अर्थ होता है सलवा जुलूम का? इसके दो अलग अलग अर्थ बताए जाते हैं। शांति के लिए शांति अभियान, और दूसरा है ये नक्सलियों के खिलाफ शुरू किया था। महेंद्र कर्मा की उसमें भूमिका थी और डॉक्टर रमन सिंह की, दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग थी। असल में पहले महेंद्र कर्मा तो कांग्रेस में थे जी, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग थी। महेंद्र कर्मा का बैकग्राउंड आप थोड़ा सा बताएं सर। महेंद्र कर्मा लेफ्ट से आए थे। अच्छा। और वो सीपीआई से एमएलए भी रहे दंतेवाड़ा से। ओके। और उसके बाद फिर वो कांग्रेस में आ गए। और 90 जब ये कांग्रेस में डिवीजन जब हो रहा था तो फिर वो माधवराव सिंधिया के साथ चले गए थे और निर्दलीय चुनाव जीता था उन्होंने 98 का संसद जगदलपुर से। बहुत वो मतलब ये छत्तीसगढ़ तो नहीं बना था, लेकिन वो एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो गया था वो। और उसमें वो उस समय वो एकदम से उभर कर आए थे क्योंकि निर्दलीय चुनाव जीता था उन्होंने। फिर जब राज्य बना तो उसके बाद वो दावेदार तो थे, लेकिन जिन परिस्थितियों में भी अजीत जोगी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया कांग्रेस का, तो हुआ ये कि 98 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और 2003 में जब 2000 में राज्य बना तो उस हिसाब से कांग्रेस की चूंकि सीटें ज्यादा थी इसलिए कांग्रेस को चीफ मिनिस्टर मिल गया। तो अजीत जोगी चीफ मिनिस्टर बन गए। 2003 में इलेक्शन हुआ तो सरकार चली गई और फिर महेंद्र कर्मा उसके बाद अजीत जोगी जब
मुख्यमंत्री पद से हटे तो ये फिर उभरे, और उस दौरान फिर रमन सिंह की सरकार आ गई और फिर 2005 में ये सलवा जुडूम शुरू हुआ था और वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे महेंद्र कर्मा। क्या मैकेनिज्म थी इसकी सलवा जुडूम की? सलवा जुडूम में आमतौर पर देखिए कहा तो यही गया कि यह स्वस्फूर्त आंदोलन है। कुटरू करके एक छोटा सा गांव है, वहां से कुछ गांव के लोगों ने माओवादियों को पीटा, मारा और फिर थाने आ गए। और बैकग्राउंड में यही बताया गया कि ये स्वस्फूर्त आंदोलन है और आदिवासियों ने उसको शुरू किया, लेकिन सरकार का पूरा सपोर्ट था नक्सलियों के खिलाफ। बैकडोर से गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, बिल्कुल। और जगह जगह किस तरह का सपोर्ट? उनको हथियार दिए गए, सुरक्षा बनाए गए थे। तो एसपीओ जो थे वो ऐसा था कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर, हाँ, तो वो ये था कि उनको कोई पुलिस की ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन आपने उनको हथियार दे दिया। और उस हथियार के, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो इस पर सवाल भी उठा, कोर्ट में ये सवाल उठा भी कि आपने हथियार कैसे दे दिया। तो अब हुआ ये कि वहां की स्थिति ये बन गई कि जो ट्राइबल्स है वो नक्सलियों के साथ भी ट्राइबल्स हैं, सिक्योरिटी फोर्स के साथ भी ट्राइबल्स हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के सामने हथियार के साथ खड़े हो गए और हजारों की संख्या में लोग जाते थे और गांव के गांव खाली हो गए उसके बाद। मतलब इस तरह सरकारी रिकॉर्ड में यह दर्ज है कि बस्तर के 644 गांव सलवा जुडूम के बाद खाली करवाए गए माओवादियों के नाम पे और उनको कैंपों में रखा गया। आज भी बहुत सारे गांव में छोटे छोटे गांव थे, छोटे बड़े सारे सब तरह के गांव थे, लेकिन 644 संख्या क्या होती है? बड़ी संख्या। 1300 गांव हुआ करते थे उस समय अविभाजित दंतेवाड़ा जिले में, और उसमें से 644 गांव खाली करवा लिए गए। उनको सब सिर्फ दंतेवाड़ा जिले के थे या आसपास सुकमा बाद में बनाया जिला, अविभाजित हिस्सा हुआ करता था। तो 644 गांवों के आदिवासियों को लाके सड़कों के किनारे या शहर के इलाके में जो है कैंपों में रखा गया, और आज भी वो कैंप आबाद हैं। आज भी बड़ी संख्या में आदिवासी अपने गांव नहीं लौट पाए। अब तो हमारा डोमिनेंस सिक्योरिटी फोर्सेस का बढ़ गया और अंदर तक नहीं बढ़ा है। और 16 तारीख को, इसी महीने की 16 तारीख को कांकेर के इस हिस्से में, पखांजूर, ये जो पखांजूर का हिस्सा है, यहां से इसके ठीक ये छोटे बेटिया जो इलाका है, यहां एक एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में 29 माओवादी मारे गए। 29 माओवादियों को लेकर कोई सवाल नहीं हुआ। ये जो गांव है जहां कलपर गांव, जहां ये एनकाउंटर हुआ, वहां मैंने देखा उस गांव पे जाके कि कलपर गांव में एक बड़ा सा स्मारक बना हुआ है। गांव में माओवादियों के स्मारक बने हुए हैं। सेंट्रल कमेटी के मेंबर सुदर्शन कड़कम जो है उसका वो बना हुआ था स्मारक, और सिक्योरिटी फोर्स ने उसको तोड़ने की जहमत नहीं उठाई। एनकाउंटर जरूर किया, जाहिर तौर पे वो माओवादियों के प्रभाव वाला इलाका है, लेकिन ये कहना कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है या माओवादी उस इलाके को छोड़ के भाग गए हैं, कलपर, हिदूर और आसपास के जितने गांव हैं उन गांवों में माओवादियों के स्मारक आज भी। ये कांकेर की बात कर रहे हैं, कांकेर की बात कर रहा हूँ, ये पखांजूर। और बीजापुर का क्या स्थिति है? बीजापुर के इलाके में भी वही स्थिति है। हाँ। ये सच है कि माओवादियों का इलाका, आधार इलाका जो है वो कमजोर हुआ है। माओवादी सिमटे भी हैं और माओवादी समर्पण भी कर रहे हैं, लेकिन ये कहना कि माओवादियों के इलाके में अब पूरी तरीके से फोर्स का कब्जा है, ये ठीक नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण नदी है इंद्रावती जी। जब मैं कुछ एक साल पहले आया था तब सीआरपीएफ के बेस कैंप इंद्रावती के इस तरफ थे जी। आप इंद्रावती के नीचे हम और पहुंच पाए हैं क्या? अलग अलग इलाकों में लगातार इनकाउंटर चल रहा है, चारों तरफ से माओवादियों को घेरने की कोशिश हो रही है, सब तरफ से, उड़ीसा की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से, तेलंगाना की तरफ से ज्वाइंट जो है ऑपरेशन चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के इलाके में भी जो है, जो बॉर्डर का जो इलाका है वहां भी नए कैंप खोले गए हैं, तो कैंपों का असर हुआ है, माओवादी सिमटे हैं, ये सच है। अभी स्थिति क्या है? आधिकारिक रूप से तो अभी बात कर रहा था तो उन्होंने कहा नहीं, हमने नक्सली इलाकों में कराया, बहुत वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और नॉर्मलसी लौट रही थी। जिन इलाकों से वो लोग पोलिंग करवा के लौटे थे, जिस इलाके में 16 तारीख को एनकाउंटर हुआ और माओवादियों के खिलाफ सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें 29 माओवादी मारे गए, वहां अगर उन गांवों का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो कहीं 6 वोट हुए हैं, कहीं 8 मतदान हुए हैं। कई जगहों पे अभी भी खौफ का माहौल। बिल्कुल। अच्छा, असल में इसको इस तरह भी देखना चाहिए कि हम ताकत को जिस तरह आजमाते हैं कि यहां तक ये लोग पहुंच गए, लेकिन अचानक कोई एक ऐसी घटना हो जाती है जिसमें वो सिक्योरिटी फोर्स या किसी उस पर अटैक कर देते हैं, तो फिर ये लगता है कि क्या माओवादियों की ताकत फिर से बढ़ गई।
ये भी बीच में होता है। एक आधिकारिक जो आंकड़ा है प्रदेश सरकार का, वो ये मानती है कि 10 जिले अभी भी नक्सली से प्रभावित हैं। कौन से जिले हैं वो? सुकमा, इसमें बस्तर के जो 7-8 जिले वो तो है ही है। इसमें नारायणपुर, कोडागांव, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, राजनांदगांव का ये जिला बन गया है। मानपुर मोला इधर मानपुर मोला को भी जिला बना दिया है पूरा। ये एक नया जिला बन गया ना। अच्छा, तो ये मानपुर मोला वाला खबरदा, खैरागढ़, छुईगुड़ान, गंडई, राजनांदगांव इधर छोड़ करके ये वाला हिस्सा, चूंकि राजनांदगांव से नीचे का। अच्छा, अब बावजूद इसके यहाँ पे नक्सलवादी घटनाएं बढ़ी। 2009 से अब तक के जो वोटिंग के परसेंटेज देखेंगे तो लगातार वोटिंग परसेंट बढ़े हैं। इस बार भी अगर बात करें तो देश में अगर वोटिंग परसेंट कम हुआ है अभी तक 2 चरणों में, छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंट बढ़ा है और खासकर बस्तर में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से 3 राउंड में पोलिंग है। पहले राउंड में सिर्फ बस्तर में हुई। हाँ, पहले दूसरे राउंड में कहाँ हुई? 3 जगह हुई। महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव। 3 सीटें ये और एक ये, टोटल 4 हो गई हैं। 11 छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। 2009 के अगर चुनाव परिणाम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 11 में से 10 सीटों पर विजयी हुई थी और 1 सीट थी कोरबा की, दुर्ग की थी 2009 में। ताम्रध्वज साहू 14 की 2009 में। उसमें करुणा शुक्ला जो अटल बिहारी वाजपेयी की रिश्तेदार भी हैं, भतीजी है मेरे ख्याल, भतीजी। तो वो चुनाव हारी थी। पहले वो जांजगीर चांपा का इलाका था, लेकिन 2008 में परसीमन हुआ था। उसके बाद चरणदास महंत ने उनको हराया था। 2014 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे फिर से 11 में 10 सीटें जीती थी। इस बार दुर्ग की सीट हारी थी वो मोदी लहर में। सरोज पांडे वहाँ से सिटिंग सांसद थी जो चुनाव हारी थी। और 2019 की बात करें तो यहाँ पे भाजपा 2 सीटें हारी थी। एक बस्तर, जहाँ से दीपक वैद कांग्रेस के चुनाव जीत गए थे, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और दूसरी कांकेर की सीट थी, कोरबा की सीट थी, माफ करिएगा, जहाँ पे चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत उन्होंने चुनाव जीता था। और अब फिर से 11 में से 4 सीटों पे पोलिंग हो चुकी है और बाकी की 7 सीटों पर पोलिंग बाकी है। एक बिल्कुल क्लीशे सवाल, फेवरेट सवाल, वीआईपी सीट कौन सी है? यहाँ पे तगड़ी लड़ाई है, बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। होना चाहिए था राजनांदगांव, क्योंकि चीफ मिनिस्टर लड़ रहे हैं, पूर्व चीफ मिनिस्टर। अभी आप लोग मैंने कांग्रेसी को भी टोका, मुख्यमंत्री बने मुख्यमंत्री। नहीं, वहां भी लोग उसको चीफ मिनिस्टर की सीट बोल रहे हैं। तो विधायक जी एक बार बनेंगे तो बुढ़ापे में विधायक जी। तो एक्स चीफ मिनिस्टर राजनांदगांव सबसे संतोष पांडे वर्सेस भूपेश बघेल। लेकिन वहां पे यह है कि संतोष पांडे 5 साल से सांसद हैं, पर कहा यह जा रहा है कि संतोष पांडे ने वहां मोदी ही लड़ रहे हैं, जैसा बाकी जगह भी कहा जाता है। तो इसलिए संतोष पांडे का मुकाबला है। वोटिंग परसेंटेज भी 2% बढ़ा है, वहाँ पे टक्कर का मुकाबला है। भूपेश बघेल हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। वहाँ पे भूपेश बघेल वर्सेस नरेंद्र मोदी का ही मुकाबला बेसिकली देखा जाए तो। संतोष पांडे एकमात्र कैंडिडेट ऐसे थे जिसको 2 कैंडिडेट जिनको रिपीट किया था, विजय बघेल दुर्ग से और संतोष पांडे। तो वहां पर एक जो अंदरूनी गुटबाजी या नाराजगी वो थी संतोष पांडे के खिलाफ में। और भूपेश बघेल के खिलाफ में तो मंच पे ही आ गई। दाऊ जी ने कह दिया था कि भाई 5 साल तो हम जब आते थे आपके पास, आप ध्यान नहीं देते। क्या नाम था सर? दाऊ, सुरेंद्र दाऊ। उन्हीं की पार्टी के कांग्रेस के नेता ने भूपेश बघेल जी के मंच पे सार्वजनिक तौर पे ये कहा कि जब 5 साल हम आपके पास आते थे आपने हमारा ध्यान दिया नहीं, आज हमारे पास आप समर्थन मांगने आए हैं। ये उन्हीं की रैली बोल दिया, भूपेश के मंच पे कह दिया। बाद में जो भी जो लिपापोती चलती है, पार्टी से निलंबित कर दिया गया उस नेता को। उस नेता को पार्टी से निलंबित कर दिया गया अनुशासनहीनता के आरोप में। कहीं ना कहीं उनके ये होता है। जैसे वहाँ बाड़मेर की तरफ हम देख रहे थे, भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे का जो अध्यक्ष था उसने बयान दिया किसी टीवी वाले को और वो तो गिरफ्तार भी हो गया। हाँ, उसके बाद राजनांदगांव के मामले में लेकिन ये बात सही है कि राजनांदगांव जो है वो उसमें बीजेपी हावी है। 2007 में जब पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में प्रदीप गांधी को जब हटाया गया था, इसमें एक उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव जब हुआ था तो वहां लीलाराम भोजवानी जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट थे, देवव्रत सिंह और कांग्रेस के, और 51-52 हजार वोटों से जो है देवव्रत सिंह ने वो चुनाव जीता था। कांग्रेस पार्टी ने वो चुनाव जीता था तब जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी। रमन सिंह का वो गृह इलाका था। नहीं, लेकिन वो चुनाव विशेष परिस्थिति में हुआ था। जो 11 सांसद जो रिश्वत वाले मामले में जो गए थे, उसमें मंडला वाले फग्गन सिंह कुलस्ते थे, फग्गन सिंह थे और दूसरे प्रदीप गांधी थे राजनांदगांव के।
ऑपरेशन दुर्योधन उन दिनों टीवी पे स्टिंग ऑपरेशन का, जिसमें सत्ता के स्रोतों से सवाल पूछे जाते थे। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अच्छा, तो एक इंपॉर्टेंट सीट है राजनांदगांव। भूपेश बघेल जीते तो अच्छी बात है, लेकिन हारे तो उनके राजनीति को बड़ा चोट पहुंचेगी। बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए वो चीफ मिनिस्टर रहे, और उसके बाद फिर यदि ये हारते हैं तो ये धक्का है, ये बहुत बड़ा धक्का जरूर लगेगा। कई लोगों ने यहाँ ये भी कहा कि वो इच्छुक नहीं थे चुनाव लड़ने के, ऊपर से लड़वा दिया गया उनका नाम ताम्रध्वज। ये हमेशा ऐसी लोगों ने कहा कि भूपेश बघेल लड़वा दिया गया, फिर भूपेश ने कहा कि ताम्रध्वज क्यों छूट रहे हैं, इनको भी लड़वा दो। ऐसा हुआ। देखिए, ऐसी कहानियां राजनीति में बहुत सारी आती रहती हैं। अरे साहब सुनाइए ना, कहानियां तो सुन देखिए, इसको अगर जबरदस्ती चुनाव लड़वाया जा रहा है तो उनके पास तो ऑप्शन था, छोड़ सकते थे वो योग्य उम्मीदवार। क्या राजनांदगांव में कांग्रेस पार्टी, राजनीति में ऐसा होता है? दिल्ली दरबार में कैसे मुंह दिखाते हैं? राजनीति इस तरह नहीं होती। आपने जो सवाल उठाया, अगर हार गए तब क्या होगा? हाँ, तब मुंह कैसे दिखाएंगे? नहीं, तब वो ये कह देंगे ना कि बाकी जगह भी अगर वैसा नतीजा रहा तो। दरअसल चर्चा ये भी थी चुनाव से पहले, हाँ, यही बताइए बस, इन्हीं में मेरी दिलचस्पी कि जिस समय मोदी की लहर चल रही है पूरे देश में, उस समय कांग्रेस के जो लोग सत्ता में रहे उनके पास पैसे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो पैसे जिनके पास है वो चुनाव लड़े। जो खर्च क्यों करे, जो वो आदमी जिनको पता है कि भैया मोदी की लहर चल रही है। समझ रहा हूं मैं आपकी बात, कितनी लेयर्ड है। तो उसमें ये दुर्ग से क्यों नहीं लड़े, राजनांदगांव से क्यों लड़े? राजनांदगांव में वो मुझको लगता है कांग्रेस पार्टी के पास इसके लिए एक बेहतर तर्क होगा ये कि हमने अपने बड़े लोगों को, ताम्रध्वज साहू को दुर्ग से हटा के महासमुंद भेजा, दुर्ग जिले से जो है भिलाई के जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, उनको बिलासपुर भेजा। खुद जो है भूपेश बघेल, उन्होंने जो है खुद के लिए राजनांदगांव के सीट कवासी लखमा, तो सब तरफ से बीजेपी को घेरने की कोशिश, ये कोई रणनीति हो सकती है? कांग्रेस ऐसा कोई तर्क दे सकती है? एक तर्क ये दिया है कि नहीं दे तो सकती, पूछ लीजिए कांग्रेस नेताओं से। इसका एक से मिलते ही नहीं है वो। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि 8 जो विधानसभा जो लोकसभा के दायरे में आती है राजनांदगांव के, उसमें से 5 में कांग्रेस जीती थी विधानसभा का। हाँ, तो एक ये है, और दूसरा जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पे कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, खासतौर पर राजनांदगांव से जब आप इस तरफ जाते हैं जी, मानपुर मोला इस तरफ, तो ये जो सीटें हैं डोंगरगांव, खुज्जी और ये मोला मानपुर, ये जो विधानसभा में जो उनकी 34 सीटें हैं, नहीं, 35 पर्टिकुलर ये जो 8 सीटें आती हैं लोकसभा के जो 8 सीटें हैं, 5 सीटें कांग्रेस के पास। अच्छा, तो उस गणित के हिसाब से हो सकता है कि ये मैं मतलब ये सिर्फ एक आकलन हो सकता है, हम लोग कोई पता नहीं। कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से शिव डहरिया को जो है वो जांजगीर चांपा भेजा गया। हाँ, वो हालांकि वहां 8 की 8 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है, कांग्रेस के पास है विधानसभा में। तो अलग अलग मुझको लगता है कि घेराबंदी जो है शायद एक बड़ा मुद्दा रहा होगा कि ताकतवर लोगों को जो है अलग अलग जगहों से लड़ाया जाए। तो ताकतवर में एक हो गए राजनांदगांव से भूपेश बघेल, दूसरे ताम्रध्वज साहू कहां से लड़ रहे हैं? महासमुंद से। यहाँ पे पोलिंग हो चुकी है, यहाँ भी हो चुकी है। अच्छा, तो यहाँ पे कौन है बीजेपी से? यहाँ पे रूप कुमार चौधरी हैं। ये शायद बीजेपी ने पहली बार ऐसा कैंडिडेट बनाया राज्य बनने का, साहू के समाज से जो प्रत्याशी नहीं है। यहाँ साहू समाज का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, और कहीं ना कहीं इस बार भी साहू समाज जो है एक लॉबिंग हो चुकी थी उनकी कि जो भी साहू कैंडिडेट होगा उनको आगे बढ़ाएंगे। ये साहू समाज ओबीसी वर्ग में यहाँ का छत्तीसगढ़ का संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा। बता दीजिए। चंदूलाल साहू, एक बार जब अजीत जोगी लड़ रहे थे चुनाव, तो 11 चंदूलाल साहू महासमुंद का किस्सा है। ये क्या है किस्सा? किस्सा ये था कि जब अजीत जोगी वहां पे चुनाव लड़ रहे थे, किस सीट से? महासमुंद से, लोकसभा। तो उस समय उन्होंने बीजेपी ने वहां चंदूलाल साहू को अपना कैंडिडेट बनाया था, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजीत जोगी कैंडिडेट थे। कहा जाता है कि अजीत जोगी के कहने पे 9 चंदूलाल साहू और मैदान में खड़े हो गए, मैदान में उतर गए निर्दलीय, ताकि तो उनका खड़े ही काटा जा सके। लेकिन अजीत जोगी चुनाव हार गए थे इतने चंदू साहुओं के बावजूद, इतने चंदू साहुओं के बावजूद। तो इस बार भी जब पार्टी का क्या हाल है? अभी है पार्टी उनकी, क्या नाम है उनकी पार्टी का? जोगी कांग्रेस का तो खैर अभी अस्तित्व नहीं है, अब यहाँ पर लगभग खत्म है। हम लगभग खत्म कह सकते हैं। अकेले बड़े नेता वही पार्टी में बचे हुए हैं। उनकी
अजीत बड़े नेता। जी, सबसे बड़े नेता वही हैं अभी। ये पाटन विधानसभा से लड़े भी थे विजय बघेल और भूपेश बघेल के खिलाफ। बिल्कुल। कितना वोट पाए थे? मेरे ख्याल से 12 कितना, मुझको बिल्कुल याद नहीं है। 10,000। वो इतने आपने बड़े नेता कहा तो मैंने कहा पूछ लूं। हाँ, वो लेकिन वो बड़े नेता तो हैं अपनी पार्टी के, सबसे बड़े नेता हैं वो। तो नेता बड़ा किससे तय होता है? उसका वोटर्स में प्रभाव क्या है? उसको जनादेश मिल रहा है? नहीं, बची हुई पार्टी का बचा खुचा सबसे बड़ा नेता अमित जोगी हैं। हालांकि उन्होंने, वो ऐसी तीसरी पार्टी थी जिन्होंने विधानसभा में मुझे सबसे ज्यादा ये बात क्या अभिधान में सुनाई नहीं दे रहा है, लक्षणा व्यंजना में ज्यादा सुनाई दे रहा है। जी, बावजूद उसके ऐसी तीसरी पार्टी थी जिन्होंने सबसे ज्यादा कैंडिडेट प्रदेश में उतारे थे और हर जगह लगभग जमानत जब्त हुई थी उनकी। अच्छा, ये तो एक ही वाक्य में बोल दिया, सब जगह उतारे। उनका चुनाव निशान क्या है? उनका हल किसान, हल किसान। अच्छा, यहाँ पे एनडीए में सिर्फ बीजेपी है या बीजेपी किसी के साथ गठजोड़ है? कोई छोटी पार्टी बीजेपी के साथ? यहाँ पे कोई नहीं, इंडिविजुअल। इंडिया अलायंस में कौन है? इंडिया अलायंस तो सिर्फ कांग्रेस। नहीं, इंडिया अलायंस में यहाँ बिलासपुर में ये देखने को मिला है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जो है चुनाव प्रचार में लगातार जो है सीट नहीं, मतलब अलायंस नहीं है जी। मतलब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व है। आम आदमी पार्टी जब अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे बनारस से, उस दौर में देश में जिन लोगों को सबसे ज्यादा वोट मिले थे वो 20 लोगों में एक सीट जो है वो बिलासपुर की सीट थी। अच्छा, जहां आनंद मिश्रा जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, जिनको 23,000 के आसपास वोट मिले 2014 में। जी। अच्छा, लेकिन ये कहा जा सकता है सर कि वो आनंद मिश्रा के नाम पे वोट पड़े थे, ना कि आम आदमी पार्टी। लेकिन कैंडिडेट तो आम आदमी पार्टी के। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी एक है यहाँ पे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक विधायक चुन के आए हैं ताजा विधानसभा चुनाव में। कुछ परसेंटेज वोट यहाँ पे बसपा गणतंत्र पार्टी का ये रहा है, बसपा का भी है। असल में मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद आप ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ कोई तीसरी ताकत है क्या? नहीं, मैं तो जानना चाह रहा हूँ कौन कौन से यहाँ राजनीतिक विकल्प है जनता के साथ। हाँ, ये हुआ ये कि छत्तीसगढ़ में तीसरा विकल्प कभी उस तरह उभर नहीं पाया। एनसीपी यहाँ बनी थी, एक आध एमएलए उनका आया और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या बसपा ये 1-2 सीटें यहाँ जीतती रही हैं विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में कभी ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी ही मेन राइवल हैं। अच्छा, और यदि आप थोड़ा पीछे जाएं तो यहाँ एक बड़ा जो अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में ये समाजवादियों का बड़ा गढ़ हुआ करता था, खास तौर पर रायपुर, महासमुंद और राजनांदगांव, दुर्ग। तो यहाँ समाजवादियों का मतलब कहना चाहिए उनके एमएलए जीतते थे 70s में, 67 में एमएलए। आप उस दौर में चले गए, मुझे ध्यान आ गया यहाँ पे एक राजा साहब थे जिनको मरवा दिया था। वो तो बस्तर के राजा प्रवीर चंद भंजदेव। क्या मामला था ये? सर बताएंगे। अब मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है इसकी। उस पे मतलब जो कहानियां हैं वो डीपी मिश्रा उस समय चीफ मिनिस्टर थे, द्वारिका प्रसाद मिश्रा डीपी, और राजा जो थे वो सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब खास तौर पर उनको ये लग रहा था क्योंकि ये राजा के अंदाज में उनका अपना था और उनकी पहचान भी उसी तरह से थी, तो एक विद्रोह जैसी स्थिति हो गई थी और फोर्स जो है वहां चली गई थी महल में और उसमें गोलीकांड हुआ था। तो ये अब तरह तरह की कहानियां हैं उसमें कि उनको मरवा दिया गया या फिर वो धोखे में मरे। तो लेकिन ये एक बहुत सिर्फ राजा थे या नेता भी थे? नहीं, राजा थे। हालांकि उनके परिवार के लोग बाद में अब बीजेपी से जुड़ गए हैं। अब बीजेपी से वो एक उम्मीदवार भी हो सकते हैं। ये उस समय बड़ा मसला बना था, बड़ा मसला था। राजा को गोली मार दी जाए, बहुत बड़ा मसला था। देश के बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेता जो है वो इस इलाके में आए, उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट्स बनाई और लंबे समय तक इस मामले की जांच चलती रही। अच्छा, चलिए, राजनांदगांव हो गया, महासमुंद हो गया, और कोई वीआईपी सीट है? कोरबा मान सकते हैं। दो सीटें और आपको मानना चाहिए। एक तो बस्तर की जहां पे कवासी लखमा लड़ रहे हैं जो कि सिटिंग सीट है कांग्रेस की। तो दीपक बैज के टिकट कट गया उनका और इसको दिया है लखमा, और वो विधानसभा भी हार गए थे। विधानसभा हार गए थे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस की सीट थी और कवासी लखमा जो है वो एक तरह से कहना चाहिए कि बड़ा उनका मतलब कई तरह के सवाल उनको रहे उनकी पूरी पॉलिटिक्स को लेके। कवासी लखमा वो इकलौते कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो झीरम घाटी के हमले के बाद हमले वहां होने के बावजूद बच गए थे। हाँ, ये इसको लेके भी बहुत कहानियां सुनी, बहुत सारी कहानियां हैं उसमें। ये आप लोग मुस्कुरा देते हो, बताते नहीं हो। असल में ये कहानियां जो है केवल बहुत सारे नेताओं की जेब में जो है जो क्लेम किया जाता है कि हमारी जेब में है ये कहानी जुबान और सारा सबूत जो है हमारे पास है, लेकिन वो जुबान पे आज तक नहीं आ पाई हैं। तो मुस्कुराहट इसलिए है कि हम में से किसी को नहीं पता कि वो कहानियां क्या क्या हैं, केवल कहानियां भर हैं।
तो इम्पोर्टेंट सीट जो आप बोल रहे हैं, सत्य के प्रबोधा बदाम, विद्वानों ने कई तरीके से कहा है, सत्य एक है। तो कवासी लखमा की सीट है, और दूसरी जो है ये सरोज पांडे और कोरबा वाली सीट। यहाँ से बीजेपी ने किसको टिकट दिया है बस्तर से? यहाँ बीजेपी ने उनको महेश कश्यप को। महेश कश्यप बेसिकली बीजेपी से जुड़े हुए नहीं थे, वो आरएसएस और हिंदूवादी बैकग्राउंड से आते। अच्छा। उनका तो चेहरा भी जाना पहचाना नहीं था, लोग नहीं जानते उनको। नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा। इस बार यही हुआ है, यहाँ पे ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं ये लगातार धर्मांतरण, उनको लाश उखाड़ने वाला कहा जाता था महेश कश्यप को। जब वहां पे आप जाएंगे वो इसलिए कि धर्मांतरण इस कदर हुआ वहां पे, या मतांतरण कहिए या धर्मांतरण कहिए, जो भी कहिए, वहां पे दो समुदाय जो कन्वर्ट हो चुके हैं। किसमें कन्वर्ट हुए? जो क्रिश्चियनिटी को अपना चुके हैं, आदिवासी थे, ईसाई अपना चुके हैं। उन दोनों के बीच में इतनी लड़ाइयां हुई कि अगर उनके, कौन से दो समुदाय थे ये आदिवासी ही थे जो वहां के, अलग अलग, हाँ अलग अलग। अगर किसी के हाथ जो मौत हो जाती थी तो वो उस गांव में अगर लाश को दफनाते थे तो दूसरा समूह आके उस लाश को उखाड़ करके बाहर फेंक देता था। और इसमें एक जो नाम थे वो हिंदू है तो दाह संस्कार हो, और ईसाई हैं तो दफनाए जाएं। इनके अपने रिचुअल्स थे। आदिवासियों में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है वो दफन ही करते हैं। हाँ। लेकिन और वो अपने आप को किसी धर्म से आइडेंटिफाई करते हैं या नहीं? वो आदिवासी धर्म बोलते हैं। वो हिंदू भी नहीं मानते अपने आप को। यशवंत जी जो कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ। बस्तर में असल में 3 किस्म के आदिवासी हैं जिनकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। एक जो प्रकृति पूजक हैं, जो किसी देवी देवता में उस तरह से विश्वास नहीं करते, जिनके लिए प्रकृति सबसे बड़ी चीज है। दूसरा, जिनके लिए हिंदू देवी देवता आस्था का विषय हैं। तीसरा, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है। ये जो लाश उखाड़ने वाला जो किस्सा ये बता रहे हैं, ये मूलतः जिन आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया वो अगर गांव में दफनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको लेकर हिंदू संगठनों का विरोध है। पिछले सप्ताह इसी मामले में जो है, पिछले सप्ताह क्यों 3 दिन पहले इस मामले में हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, और तब जाके हाईकोर्ट के फैसले के बाद जाके एक व्यक्ति को अपने गांव में मिट्टी नसीब हुई। अदरवाइज 4 दिन से उसकी लाश जो है चीरघर में पड़ी हुई थी। इस बहस को लेकर लगातार ये मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, और कोरबा के बारे में बता दीजिए। कोरबा में सरोज पांडे ही राष्ट्रीय महासचिव हैं, और चरणदास महंत की पत्नी है, सिटिंग है। ज्योत्सना महंत वर्सेस सरोज पांडे। यहाँ क्या है समीकरण? दीदी वर्सेस भाभी। इस समय दीदी वर्सेस भाभी। दीदी कौन है? भाभी सरोज पांडे दीदी हैं। अच्छा। और ज्योत्सना महंत जो है वो भाभी है। अच्छा। तो बेसिकली वहां पे फेस तो चरणदास महंत का ही है। जो ज्योत्सना महंत 5 साल वो काम किया, उन्होंने कुछ नाराजगी है, एक एंटी इनकम्बेंसी होती है सांसद के प्रति। लेकिन वहां पे बहुत अहम रोल रहा है पाली तानाखार सीट का। पाली तानाखार सीट में बाकी हर जगह पिछले बार भी उनको हार मिली थी, पाली तानाखार से उनको बहुत ज्यादा बढ़त मिली थी, जिसके कारण वो जीत पाई थी। जहां से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती रही है, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वहां पे बहुत मजबूत रही है जी। और इस बार भी श्याम कंवर, जहां तक मैं समझता हूँ, उनको उन्होंने खड़ा किया है। तो वो ये माना जा सकता है कि जितनी ज्यादा लीड गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लेती है उतना बीजेपी को फायदा होगा वहां पे। और भी कोई सीट है यहाँ करीबी मुकाबला है? मुझे किसी ने कहा जादगिर चापा भी देखिए, कांकेर का भी कुछ एक लोगों ने नाम लिया। 4-5 सीटें जहाँ कहा गया कि कांकेर में एक आखिरी में ये था कि शुरू में पिछले बार वीरेश सिंह जो थे 5-6 हजार वोट से ही वो हारे थे। लगातार 5 साल उन्होंने काम किया कांग्रेस के। लेकिन इस बार जो भोजराज नागयांतागढ़ से पहले विधायक थे, भाजपा ने उनको टिकट नहीं दी थी, तो उनको सांसदी वही अंतागढ़ है, सीडी कांड वाला। हाँ, ये वही है, मंतूराम पवार वाला जी। वहां से ऐसे नाम याद रहते हैं जगहों के। तो वहां से भोजराज नाग के खिलाफ एक स्वाभाविक नाराजगी इसलिए थी क्योंकि उन्होंने जिला बनाने का वादा किया था अंतागढ़ को, जब बना नहीं पाए थे, तो वो एक नाराजगी प्लस वीरेश। लेकिन उसके ऊपर मोदी का चेहरा, वो उस नाराजगी सारी चीजें बता के अंततः फिर लेकिन नरेंद्र मोदी रायपुर शहर के किसी भी चौराहे पे आप घूम लीजिए, वहां नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर के अलावा किसी नेता की तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी। और केवल रायपुर क्यों, पूरे छत्तीसगढ़ में जिसके नाम यही हल्ला उसी की तस्वीर लगाएंगे। तो मतलब ये कि छत्तीसगढ़ में चुनाव जो है नरेंद्र मोदी वर्सेस दूसरे कैंडिडेट ही हैं, ये बहुत बड़ा सच है। तो मैंने कल मेरी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, एक छोटा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, तो यही बात हुई कि 2 को छोड़ के सारे सिटिंग सांसदों के भी टिकट काटे गए। हालांकि उसमें 1-2 तो राज्य सरकार में आ गए हैं, वो भी एक मामले से अरुण साहब आ गए हैं, वो भी सिटिंग सांसद थे।
लेकिन कहीं ना कहीं ये इन लोगों के लिए बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि जैसे जो मंत्री बनाए गए हैं जिन इलाकों से, चाहे अब विष्णुदेव साय रायगढ़ से हैं, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर है कि भाई राठिया को जिता कर लाएं। वहां पे भी एक राज परिवार के ही सदस्य को कांग्रेस ने टिकट दी है, मेनका सिंह को। वो शायद मैं गलत नहीं तो सर वो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के राजा नरेश चंद्र सिंह, उनकी सुपुत्री है वो, जिनका नरेश चंद्र सिंह कब मुख्यमंत्री बने थे? 13 दिन के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये संवित सरकार के दौरान एक बार सरकार गिरी थी। 13 दिन के मुख्यमंत्री थे। ये असल में गोंड राजा हैं, आदिवासी राजा हैं ये वही दौर था ना 67 से 70 वाले में, संवित दौरान डीपी मिश्रा हटे, 13 दिन के मुख्यमंत्री थे। और मुझे लगता है शायद अविभाजित मध्य प्रदेश में पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। हाँ वही राजा नरेश चंद्र, सारंगढ़ इलाके से। महतारी वंदन स्कीम का क्या असर है? उसका बहुत असर है। महतारी वंदन स्कीम का असल में लोगों के खातों में जब पैसा गया, गरीब महिलाओं के, सभी महिलाएं या गरीब महिलाएं, क्या है उसका क्राइटेरिया? मैं तो ये मानता हूँ कि क्राइटेरिया कुछ भी हो, आप लोगों के पास आया गरीब महिलाएं परिभाषित है, ज्यादातर महिलाएं सभी के पास जा रहा है, जिसमें फॉर्म भरा। क्राइटेरिया क्या है महतारी? क्राइटेरिया बहुत सारा है। इनकम टैक्स आप नहीं भरने वाले हो, आपके पास पक्का मकान नहीं हो। अरे रुक जाओ तुम लोग, अभी तो बताता हूँ, तुम्हारी सरकार स्कीम भी पूछ लूंगा। ये सब हमारा आधार कहाँ गया? अच्छा, क्या क्राइटेरिया है जो इनकम टैक्स ना भरते हो? इस तरह के कई वो लगाए गए हैं, बैरियर लगाए गए हैं। लेकिन अभी चुनाव तक मुझको ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारी ऐसी महिलाओं को मैंने देखा है जिनके खाते में पैसे आए हैं, जिनके पास अपना पक्का मकान है, सारी सुविधाएं हैं। अच्छा, लेकिन एक माहौल तो है। 70 लाख के लगभग किसी ने बताया? हाँ, लगभग 70 लाख के आसपास। मतलब 70 लाख घरों तक, या मोटा मोटी अगर एक घर में 2 महिलाएं तो 50 लाख घरों तक पहुंच। कांग्रेस जो नारी न्याय योजना की बात कर रही है वो अपना मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा पाई, और लोग उस पर भी भरोसा फिलहाल उसने भी फॉर्म भरवाया है, उसने भी फॉर्म भरवाया है चुनाव में। लेकिन बात यह है कि आप अभी फॉर्म भरवा रहे हैं और वो ऑलरेडी भरा हुआ है और लोगों के घर में पैसा जा रहा है। ये क्योंकि हमने जब ग्राउंड पे लोगों से बात की तो हमें एक बड़ा ये डिसाइसिव सब फैक्टर लग रहा है धान खरीद से अलग। कहा तो यही जाता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार विधानसभा चुनाव इसलिए हार गई क्योंकि उसने महतारी वंदन योजना जैसी कोई योजना लाई नहीं, और जब लाई तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि वो पहुंच नहीं पाई जनता तक। तो बाजी मारने में जो है विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो है महतारी वंदन योजना के सहारे ही अपनी बैतरनी पार की। कोई लोकल इशू है जो अक्रॉस द स्टेट प्रभावी हो इस लोकसभा चुनाव में, या नरेंद्र मोदी सरकार पे जनमत संग्रह जैसा है? ये नरेंद्र मोदी सरकार पे जनमत संग्रह जैसा है। जहां तक मेरे छोटे इश्यूज हैं, करप्शन का इशू है उसको उठाया जा रहा है, धर्मांतरण एक इशू है उसको उठाया जा रहा है, आरक्षण का मुद्दा है, लेकिन मूल रूप से मोदी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए, नरेंद्र मोदी सरकार 10 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। हम अलग अलग राज्यों में जाकर उनकी परफॉर्मेंस और जनता का उसके बारे में क्या रुझान, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये मास्टर क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ लें। अभी आप लोगों वाला हिस्सा सवाल, किसी सवाल पूछना है इन लोगों से? जल्दी से हमको घर जाने दीजिए, लंच का ब्रेक हो गया, हमें सवालों से मुक्त करिए। देखते रहिए ललन टॉप।